प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय प्राणिशास्त्र विभाग से आज का व्याख्यान अपना जो एग बना था या ओवम जिसे कहते हैं, उस ओवम कितने प्रकार के होते हैं उनके ऊपर रहेगा। हमें मालूम है कि अंडे का जो अलग अलग इसमें विभेदन करता है वो दो चीज़ है, एक योक है और एक उसके ऊपर पाए जाने वाला कवर जिसे शेल कहते हैं वो है। तो योक के आधार पर इसका विभाजन दो प्रकार से है। पहले तो है योग की मात्रा। योग की मात्रा के आधार पर यह तीन में विभाजित होता है, जिसे माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल कहते हैं। माइक्रो का अर्थ हो गया स्मॉल, थोड़ी मात्रा के अंदर अगर पित्तक योग होता है तो वो माइक्रोलेसिथल अंडा कहलाता है। मैंने चित्र में माइक्रो का अर्थ स्मॉल लिख रखा है और योग मैंने कम और ज़्यादा वाले मात्रा के निशान से योग और साइटोप्लाज्म का कंपैरिजन किया है। इसके अंदर जो नीले में दर्शाया गया है वो तो है साइटोप्लाज्म और जो हरे में दर्शाया गया है वो है योग पित्तक। तो सबसे पहला उदाहरण अपन ने लिया है माइक्रोलेसिथल एग्स का। इसके अंदर योग बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में पाया जाता है। इसके उदाहरण अपन ने दो दिए हैं, ह्यूमन और सी अर्चिन। मनुष्यों में और सी अर्चिन में माइक्रोलेसिथल टाइप का अंडा मिलता है। दूसरा है मीजोलेसिथल। मीजो का अर्थ होता है मॉडरेट, सामान्य मात्रा। तो योग और साइटोप्लाज्म का चिन्ह से मैंने उस मॉडरेट कंडीशन को दर्शाने वाले चिन्ह आपके सामने लगा रखे हैं। सामने दोनों हरे और नीले रंग में योग और साइटोप्लाज्म है, तो मॉडरेट अमाउंट में इसके अंदर पाया जाता है। मैंने नीचे जो लिख रखा है कि अब ये योग क्योंकि सामान्य मात्रा में है, ये इनसफिशिएंट है उसकी कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उसकी भ्रूणीय परिवर्धन के लिए ये नाकाफ़ी है। इसलिए इस प्रकार के जीवों में अंडा जिनमें पाया जाता है उनके अंदर लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, जिसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। एम्फीबिया के अंदर अगर अपन मेंढक का देखेंगे तो उसके अंदर टेडपोल अवस्था पाई जाती है। वो लार्वल अवस्था है, वो सीधा यंग वंस को, संतति को नहीं दे रहा है, बीज की अवस्था को, लार्वल फॉर्म को दे रहा है। उसका कारण है कि उसके अंडे के अंदर योग की मात्रा उतनी पूरी नहीं थी कि वो उसको पूरे परिवर्धन, जैविकीय परिवर्धन के अंदर उसको पाल सके, उसका पोषण कर सके। इसलिए इस प्रकार के मीजोलेसिथल अंडों के अंदर इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है एम्फीबिया। अब आता है मैक्रोलेसिथल, यानी मैक्रो का अर्थ है सफिशिएंट, बहुतायत मात्रा में, या जितनी उसको आवश्यकता है उतनी मात्रा में योग उसके अंदर पाया जाता है। और योग और साइटोप्लाज्म का अगर दोनों का चिन्ह द्वारा मैंने दर्शाया गया, योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैंने डायग्राम में भी प्रयास किया है कि हरे जो कि पित्तक है उसकी मात्रा साइटोप्लाज्म से कहीं अधिक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अपने को रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर मिलते हैं और इसके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई भी लार्वल फॉर्म इनमें नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। इसलिए पहला विभाजन योग की मात्रा के आधार पर इन तीन प्रकार से हुआ। दूसरा विभाजन जो होता है वो है योग के डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके हिसाब से है। तीन प्रकार के विभाजन अपन ने यहाँ पर किए, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। आइसो को होमोलेसिथल भी कहते हैं और आइसोलेसिथल भी कहते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग संपूर्ण अंडे के अंदर सब जगह बराबर मात्रा में पाया जाना।
इसका उदाहरण मनुष्य के अंदर है। मैंने डायग्राम में भी आपको योग जो हरे रंग में दिखाया वो सब पूरे अंडे के अंदर उसका बराबर फैलाव है। दूसरी अवस्था टीलोलेसिथल, यह योग साइटोप्लाज्म के एक हिस्से की ओर होता है, चाहे वो ऊपर एनिमल पोल की तरफ हो या वेजिटेबल पोल की तरफ हो। मैंने दोनों उदाहरण मीजोलेसिथल में और माइक्रोलेसिथल, जिनमें योग की मात्रा मॉडरेट और बहुत कम होती है, उनमें पाया जाता है इस प्रकार का। एम्फीबिया में और बर्ड्स के उदाहरण है जिसके अंदर किसी एक पोल की ओर ये योग रहता है। आखिरी है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रो का अर्थ है मध्य में। जब पित्तक अंडे के मध्य में पाया जाता है उनको सेंट्रोलेसिथल कहते हैं, और ये इंसेक्ट्स में, कीटों में पाया जाता है इस प्रकार का। मैं आगे उदाहरण देकर चित्र जो अपने किताब में होता है वो चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि दोनों में आप स्पष्ट अंतर देखकर और समझने में आपको आसानी होगी। तीसरा जो आधार इनके विभाजन का है वो है उसके ऊपर, अंडे के ऊपर उपस्थित शेल। हम सब जानते हैं ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण से इसके अंदर गैस का आदान प्रदान बड़े आसानी से हो सकता है। हम सब ने मुर्गी का अंडा देखा है जो शेल युक्त क्लीडॉइक एग कहलाता है। तो दो में विभाजित किया है, क्लीडॉइक एग यानी अर्थात जिनके अंदर शेल पाया जाता है, दूसरा जिसके अंदर शेल नहीं पाया जाता। अब शेल जो पाया जाएगा उनके अंदर ध्यान रहे कि उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग उसके अंदर प्रेजेंट होगा, यानी ये मैक्रोलेसिथल अंडे ही क्लीडॉइक एग होंगे। अर्थात क्योंकि इसके अंदर पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में है कि इसका संपूर्ण एम्ब्रियोनिक परिवर्धन हो सके, किसी भी प्रकार की लार्वल अवस्था की इनको आवश्यकता नहीं होती। इसलिए क्लीडॉइक एग के उदाहरण हमारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और जबकि सामान्य सी नॉन क्लीडॉइक एग है कि जिनके अंदर शेल नहीं पाया जाता। उदाहरण है इसके अंदर ह्यूमन और एम्फीबियंस। ये जो चित्र दर्शा रहा है ये आपके उन्हीं को जो मैंने अभी आपको बताया था, आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, उन सबको ये जो अपन ने अभी विभेद किया था दो प्रकार से, उनको दर्शाने वाले हैं। पहला ए अपना ह्यूमन है, बी एम्फीबियन है, सी वाला बर्ड्स का है, ये अंडा सामने मुर्गे का है, और डी वाला है जो इंसेक्ट्स का है, कीट्स का है। इसके पश्चात ये करने के बाद में अब अपन ने दोनों गैमीट्स, ओवम किस प्रकार का होता है और स्पर्म किस प्रकार का होता है, उनकी उत्पत्ति, उनके डायग्राम, उस सब की चर्चा कर ली है। तो शायद जो मैं अब आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ वो अभी तक अध्ययन अगर आप लोगों ने ध्यान से किया है तो आपको ये निश्चित रूप से इन दोनों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं को मात्र स्मरण कराने का मेरे को आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले इनके आकार की बात करेंगे। तो आपने देखा है कि जो ओवम है वो गोलाकार का स्फीरिकल या सर्कुलर इन शेप है, जबकि स्पर्म फ्लैजिलेटेड पूंछ युक्त लंबवत है, अर्थात अधिकतर में पूंछ पाई जाती है। कुछ एक स्पर्म्स है जिनके अंदर पूंछ का अभाव होता है, लेकिन जिनमें पाई जाती है वो 4 हिस्सों में विभाजित होते हैं। सबसे पहला अग्रसिरा हेड कहलाता है, फिर नेक आता है, फिर मिडिल पीस आता है और फिर टेल आता है। इस प्रकार की विभाजन अंडे में नहीं देखने को मिलता। सबसे पहले भिन्नता ये आकृति की है। दूसरी भिन्नता है न्यूक्लियस, केंद्रक को लेकर। ओवम के अंदर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में ब्लॉटेड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, फूला हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म से पाया जाता है। जबकि स्पर्म में, शुक्राणु में हमने देखा कि ये जो केंद्रक है
इसमें अनुवांशिक तत्व के अलावा बाकी सब चीज़ को वो अपने भार कम करने के लिए, क्योंकि उसको चलना है, अंडे तक पहुंचना है, इसलिए अपने भार को कम करने के लिए उसने सब चीज़ त्याग दी है। उसमें किसी प्रकार का न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, उसमें मात्र आवश्यक प्रोटीन्स और अनुवांशिक तत्व जो डीएनए होता है वो ही रहते हैं और कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। तीसरा, इनमें भिन्नताओं का आधार है सेंट्रियोल। हम जानते हैं ओवम में कोई सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि स्पर्म में 2 सेंट्रियोल अपन ने नेक रीजन में बताए हैं। प्रॉक्सिमल जो न्यूक्लियस की खांच होती है पश्च सिरे में, उसमें पाए जाने वाला पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके नीचे गर्दन के अंदर पाए जाने वाला डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस केंद्र के साथ में प्रवेश करता है ओवम में, और यही सेंट्रियोल उस ओवम में द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन कर उसको परिपक्व करता है, ऊटिड बनाता है। और जबकि पश्च सेंट्रियोल, जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, वो उस स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है जो पूंछ के पश्च सिरे तक होती है। अर्थात यह सेंट्रियोल आवश्यक होता है उसके मैच्योरेशन के लिए। आगे मैं इसके बारे में और विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। फिर है मोटिलिटी, गतिमान। हम सबको मालूम है ओवम अगतिशील होता है, जबकि स्पर्म को गति करनी होती है, उसको पूरे मादा जनन तंत्र को चलते हुए ओविडक्ट के अंदर जाकर निषेचन की क्रिया करनी होती है, इसलिए ये चलायमान है। फिर 5वां साइटोप्लाज्म। हम सब ने oogenesis के दौरान देखा था कि इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन के अंदर एक जो प्राइमरी oocyte बनता है वो बहुत बड़े आकार का होता है, और जो पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी आकृति की होती है। अर्थात कई गुना अधिक साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte में होता है, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बहुत अधिक मात्रा में इस ऊटिड के अंदर या ओवम में पाई जाती है। जबकि स्पर्म में हमने देखा था कि उसको साइटोप्लाज्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसमें बहुत थोड़ा सा टेल, उसकी पूंछ भाग के अंदर मैंचिटी के रूप में पाया जाता है। फिर छठा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ओवम के अंदर ऊप्लाज्म में चारों तरफ बिखरे रहते हैं, जबकि स्पर्म में हमने देखा है कि उसके मिडल भाग के अंदर ये स्पाइरल अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं, जिनको इंसेक्ट्स के अंदर, कीट के अंदर निबंकन कहा गया है। अपन ये जो अरेंजमेंट, स्पाइरली अरेंजमेंट होता है, मैंने पूर्व में भी बताया था, ये अरेंजमेंट अनुकूलनता के हिसाब से है। इसमें सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रियाज जो आगे चलकर स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करेंगे इस टेल मूवमेंट के लिए और इसके चलने के लिए, उनकी पूर्ति स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर सबसे अधिकतम माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज हो सकते हैं, इसलिए ये अनुकूलनता है और इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। फिर आता है झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन्स। अंडे के अंदर पाई जाती है विटिलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा, जबकि स्पर्म में मात्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब आता है परिपक्वता, इन गैमेट्स की परिपक्वता। ओवम में 2 स्थान पर, एक ओवरी में और एक ओविडक्ट में निषेचन के बाद परिपक्व होता है ओवम। सेकेंडरी oocyte बनता है, द्वितीय पोलर बॉडी निषेचन के बाद बनती है, अर्थात 2 स्थानों पर, ओवरी में प्राइमरी oocyte बना, फिर निषेचन के बाद में ओविडक्ट के अंदर जाकर
इसका कंप्लीट मैचुरेशन स्पर्म के अंदर जाने के बाद में उस द्वारा दिए गए सेंट्रियोल के कारण प्रथम विदलन होता है, उसके कारण से इसका मैचुरेशन होता है, परिपक्व होता है ये, और ऊटेड या ओवम बनता है। जबकि स्पर्म में सारा कार्य एक टेस्टिस के अंदर होता है और उसको परिपक्व होने के लिए कोई निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारे 8 पॉइंटों के आधार पर मैंने सरल भाषा में आपके सामने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में अनुवाद कर कर आपको पूरा बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा आसान भाषा में समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर से या व्हाट्सएप के द्वारा इसकी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। और मेरे द्वारा दिए गए असाइनमेंट आज के, इसको करने के बाद में आप निश्चित रूप से उसको भी ध्यान कर करना। धन्यवाद।